फ्रेंड्स, नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है सेल जंक्शंस एंड ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। हमने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया था और ये दूसरा पार्ट है सेल जंक्शंस एंड ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सेल जंक्शन। सेल जंक्शन क्या होता है? सेल जंक्शन आर द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच कम्युनिकेट द नेबरिंग सेल। सेल जंक्शन क्या होता है? सेल जंक्शन जो होता है सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडिफिकेशन वाला पार्ट होता है जो एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आता है सेल जंक्शन आर द मोस्टली अबंडेंट इन एपिथेलियल टिश्यूज एंड कनेक्ट थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड द कैड्रियंस। सेल जंक्शन जो होता है वो मोस्टली किस में पाया जाता है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमारी क्या होती है? जो हमारी अपर लेयर होती है, जैसे स्किन हो गया, स्किन के नीचे जो भी लेयर होती है वो क्या होती है? एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। तो उसके बीच में सेल जंक्शन जो होता है बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि प्रोटेक्टिव का काम करना होता है और प्रोटेक्टिव का काम कर रहा है यानी कि उस पर बहुत ज्यादा ही जंक्शन की जरूरत होगी, जिससे कि बाहरी जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो हमारी बॉडी को इजिली पेनिट्रेट ना कर पाए। इसके लिए जो होता है एपिथेलियल टिश्यू में बहुत ज्यादा ही सेल जंक्शन पाया जाता है और वो कनेक्ट होता है ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू, यानी ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल या एक सेल से सेलुलर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसके साथ ज्वाइन होता है, जिसे बोलते हैं कैड्रियंस। Cell junction is true for the animal cell because plasmodesmatal connection are found in plant for communicating the neighboring cell। सेल जंक्शन जो होता है, जो सेल जंक्शन टर्म होती है वो एनिमल सेल के लिए ट्रू है। क्यों एनिमल सेल के ट्रू है? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है और उसमें पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल जंक्शन मेनली बनता है सेल मेम्ब्रेन के बीच में। अगर सेल जंक्शन जो बन रहा है वो सेल मेम्ब्रेन के बीच में बन रहा है तो ये एनिमल सेल के लिए क्या हुआ? ट्रू हो गया। प्लांट सेल के बीच में सेल वॉल पाया जाता है। अब सेल वॉल पाया जाता है तो एक सेल को दूसरे सेल के जोड़ने के लिए प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा का फॉर्मेशन किया जाता है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा होता है कनेक्टिंग लिंक होता है दो सेल को जोड़ने के लिए। किसमें? प्लांट सेल में। तो सेल जंक्शन जो होता है एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन पाया जाता है एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, बात करेंगे टाइप ऑफ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला आता है टाइड जंक्शन, दूसरा आता है एडरिंग जंक्शन या उसको हम डेस्मोसोम्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है गैप जंक्शन एंड कम्युनिकेटिंग जंक्शन आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइड जंक्शन की। टाइड जंक्शन क्या होता है? एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ज्वाइंट टाइटली टुगेदर, दिस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। तो सबसे एडजेसेंट यानी कि एक सेल हो गई और इधर एक सेल और दूसरी सेल, तो एक सेल में एक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? अटैचमेंट। बहुत ज्यादा ही अटैचमेंट होता है, इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है कि उसमें से जो लीकिंग की कैपेसिटी है, यानी कि एक सेल से दूसरे सबस्टेंस में जाने की जो कैपेसिटी है वो नाम मात्र होती है, यानी कि बहुत ही माइन्यूट होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? टाइड जंक्शन बोलते हैं। दिस हेल्प टू स्टॉप द सबस्टेंसेस फ्रॉम लीकिंग। आप लोगों को बता दिया। इट इज परमिएबल फॉर मेनी आयंस पास द आयन थ्रू डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत कम ही जो आयंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, बहुत गिने चुने ही जो आयंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और वो भी ट्रांसपोर्ट होंगे तो किसके थ्रू होंगे? डिफ्यूजन के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। मेनली किसके थ्रू होता है? तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होते हैं, जो भी यानी कि बहुत कम आयन तो ट्रांसफर होते हैं और ट्रांसफर भी होंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफर होंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट के कारण ही वो ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट क्या है? दूसरा है एडरिंग जंक्शन। एडरिंग जंक्शन क्या होता है? इट परफॉर्म द सीमेंटिंग कीप नेबरिंग सेल, यानी कि दो सेल को जोड़ने के लिए ये सीमेंटिंग की तरह काम करता है। जानते आप लोगों ने जनरली सोचा होगा सीमेंट क्या होता है? दो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट के बीच में लेयर लगाई जाती है, जिससे क्या होता है? दो ईंट आपस में अच्छी प्रकार से चिपके हुए होते हैं। उसी प्रकार हमारी सेल में भी होता है कि बीच में एक लेयर बना दी जाती है जिसके थ्रू हमारी एक सेल दूसरी सेल के साथ बहुत तेजी से या बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई होती है। इसे जोड़ने के लिए जो भी जंक्शन बनता है उसे एडरिंग जंक्शन बनता है। एडरिंग जंक्शन या डेस्मोसोम आप लोगों को हमने बताया, उसमें क्या होता है? जनरली क्या होता है कि एक सेल से फाइबर निकलते हैं और इधर दूसरी सेल के फाइबर निकलते हैं। दोनों फाइबर आपस में ऐसे जकड़ जाते हैं, यानी कि ऐसे मतलब अटैच हो जाते हैं कि उनके बीच में स्पेस बहुत कम बचता है, और ये भी बहुत ज्यादा ही मतलब बहुत ही टाइटली जंक्शन बनता है। हालांकि टाइट जंक्शन से थोड़ा कम होता है क्योंकि इसमें आयन का जो पास आउट होता है थोड़ा ज्यादा होता है कंपेरिजन टू टाइट जंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडरिंग जंक्शन इज डिफाइंड एज अ सेल जंक्शन हुज साइटोप्लाज्मिक फेस इज लिंक्ड टू द एक्टिन साइटोस्केलेटन। एक्टिन साइटोस्केलेटन आप लोगों को जैसे हम बताया
कि एक एक सेल है जिसमें क्या एक्टिन प्रोटीन बन रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिन प्रोटीन बन रहा है, दूसरी सेल है उसमें भी एक्टिन प्रोटीन बन रहा है। अब इसके जो फाइबर है साइटोस्केलेटन भी बने हुए होते हैं। हमारे सेल क्या होता है, सेल का जो शेप होता है साइटोस्केलेटन की वजह से होता है। उसके जो फाइबर है अब एक साथ सब अटैच हो जाएंगे तो बीच में क्या बना लेगा, जंक्शन बना लेगा, यानी कि दोनों को ज्वाइंट कर देगा। उसी प्रकार की जंक्शन को हम बोलते हैं एडरिंग जंक्शन। नेक्स्ट आता है प्रोटीन फॉर्म्स द इनसर्किल बैंड्स एंड अटैच टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। कभी कभी क्या होता है प्रोटीन इनसर्किल, कभी कभी प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या होता है सर्किल रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाती है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाती है। तो मान लीजिए एक सेल में रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना और दूसरी सेल में रिंग स्ट्रक्चर, और दोनों रिंग आपस में क्या हो गई, फंस गई। तो इतनी ज्यादा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है कि दो आपस में फंस जाती है। आपस में फंसने के बाद वो क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइट जंक्शन बनाते हैं। इस प्रकार होता है एडरिंग जंक्शन। नेक्स्ट इट स्टेबलाइज द सरफेस ऑफ द एपिथेलिया, ये भी एपिथेलियम सेल में पाया जाता है, एडरिंग जंक्शन भी पाया जाता है। नेक्स्ट आता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या होता है, चलिए ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आया करता है। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, शेयर न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसफर केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल। गैप जंक्शन क्या होता है, गैप जंक्शन का मतलब होता है कि दो सेल के बीच में अटैचमेंट होगा लेकिन इनके बीच में जो मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है वो बहुत ज्यादा ही होगा, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा ही होगा। जैसे न्यूट्रिएंट्स का शेयर करना हो या किसी केमिकल का ट्रांसफर करना हो या इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग का ही ट्रांसफर करना क्यों ना हो, तो किसके थ्रू होगा, तो वो गैप जंक्शन के थ्रू ही होगा। नेक्स्ट आता है प्रोटीन फॉर्म्स द होल बिटवीन द एडजेसेंट एनिमल सेल अलाउ वेरियस आयन एंड मॉलिक्यूल टू फ्रीली पास बिटवीन देम। उसमें क्या होता है, जैसे एक सेल की सेल मेम्ब्रेन है उस पर कुछ प्रोटीन बनाए होते हैं। अब वो प्रोटीन क्या बनाते हैं, कुछ होल्स बनाते हैं। और उसी प्रकार दूसरे सेल में भी प्रोटीन, ऊपर की लेयर में प्रोटीन पड़े होते हैं और वो भी कुछ उसमें सेल में होल बनाते हैं। और दोनों एक साथ जब जुड़ती है तो दोनों का होल एक सामने आता है और उसमें से एक में से दूसरे का सेल जो भी होता है मटेरियल या इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। जैसे मान लीजिए नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था, नर्वस सिस्टम में कि एसिटाइलिन कोलिन के द्वारा सिग्नलिंग का ट्रांसफर होता है। उसी प्रकार सेल में क्या होता है, एक सेल में मान लीजिए कोई न्यूरोट्रांसमीटर है और दूसरी सेल में न्यूरोट्रांसमीटर, जब दोनों न्यूरोट्रांसमीटर आपस में टकराएंगे तो कुछ ना कुछ सिग्नलिंग जनरेट करेंगे और वही सिग्नलिंग हमारे सेल को मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमारी सेल वर्क करेगी, प्रोटीन बनाएगी और अदर वर्क परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट आता है abundant in the cardiac muscle and smooth muscle where they transmit electrical activity। ये बहुत ज्यादा है किसमें पाई जाती है, तो कार्डियक सेल में और स्मूथ मसल, जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है उसमें कौन सी मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। तो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में बहुत ज्यादा ही ये पाई जाती है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग बहुत ज्यादा ही जनरेट करना होता है और उसी को जनरेट करने के लिए गैप जंक्शन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है असेंबली ऑफ 6 प्रोटीन दैट क्रिएट गैप बिटवीन द टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द कनेक्ट जोन। यानी कि इसमें क्या गैप जंक्शन बनाने के लिए 6 प्रोटीन मेनली इन्वॉल्व होते हैं, 6 प्रोटीन मेनली इन्वॉल्व होते हैं। उससे क्या बोलते हैं हम, कनेक्ट जोन बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं हम, कनेक्ट जोन बोलते हैं। तो क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि गैप जंक्शन बनाने के लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है या कितने प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, तो टोटल आपको कितने जाएंगे, 6 आंसर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करें रेगुलेटिंग ऑफ द गैप जंक्शन कम्युनिकेशन। गैप जंक्शन का जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है, ये किस पे डिपेंड करता है कि गैप जंक्शन कितना होगा, यानी कि कितना मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा है या कितना इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग एक सेल से दूसरी सेल में जाना है, कितना मिनरल्स एक सेल से दूसरी सेल में जाना है, ये सब कैसे रेगुलेट किया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला आता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम, यानी कि जो सेल के भीतर कैल्शियम लेवल होता है, कैल्शियम लेवल होता है। अगर कैल्शियम लेवल, यानी कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने के लिए कैल्शियम आयन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जितना ज्यादा कैल्शियम आयन होगा उतना जल्दी सिग्नलिंग जनरेट होगा। तो वो गैप जंक्शन बनाना यानी कि कैल्शियम लेवल पर डिपेंड करेगा। और कैल्शियम लेवल सेल में, एक सेल में दूसरे सेल में, दोनों में अगर ज्यादा है तो गैप जंक्शन ज्यादा बनेंगे और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ज्यादा ही होगा। पीएच पे भी डिपेंड करता है। अगर एक सेल की पीएच कम है और दूसरे सेल की पीएच ज्यादा है तो क्या कम्युनिकेशन बनेगा, नहीं। इस प्रकार कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा। कम्युनिकेशन तभी बनेगा जब दोनों की पीएच सेम होगी। नेक्स्ट आता है वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज यानी कि वही न्यूरोट्रांसमीटर वाला। अगर मान लीजिए एक सेल का वोल्टेज कुछ भी मान लीजिए है, सपोज दैट 34 या 35 मान लीजिए, दूसरे का अगर 60 हो जाएगा तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा। यानी कि जब दोनों का वोल्टेज सेम होगा तभी उसका दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बना रहेगा। एक दूसरे से दूसरे सेल में वोल्टेज का जब बैलेंस बना रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तभी सेल के बीच में कम्युनिकेशन होता रहेगा। ठीक है।
नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग। एक्स्ट्रा सेलुलर में बाहर से जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर, जैसे कि मान लीजिए सपोज मान लेते हैं हमारा ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन आता है सेल में। अब ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन सेल में आ रहा है तो जो हमारी ब्लड सेल हुई यानी कि जो आरबीसी सेल है वो सिग्नलिंग देगी ना हमारी सेल को कि हाँ भाई हम देखो O2 लेकर चले आए हैं, आप O2 ले लो। सही बात है। तो उधर से सेल हमारी ट्रांसफर करेगी CO2, इधर से लेगी O2। तो ये दोनों के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप लोग को हमने एग्जांपल बताया, जैसे मान लीजिए ब्लड में आरबीसी लेकर गई O2 को। अब बाहर उसके बाहर हमारी दूसरी सेल पड़ी हुई है। अब ये जब जाएगा तो बोलेगा भाई हमने O2 लेकर आया है, आप O2 ले लो, CO2 में वापस कर दो। अब वो क्या करेगा, CO2 ट्रांसफर कर देगा और O2 ले लेगा। तो ये क्या हुआ, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर हमें सिग्नल मिला तभी तो दोनों के बीच में जंक्शन बनेगा। अब ये जंक्शन बनेगा तो दोनों का मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी ये डिफ्यूजन के थ्रू भी हो जाता है। तो ये जनरली क्या गैप जंक्शन का ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज द यूनिवर्सल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। याद रखिएगा ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होती है, किसमें? सब में पाई जाती है, यानी कोई प्रोकैरियोट्स हो तो भी पाई जाएगी, यूकैरियोट्स हो तो भी पाई जाएगी। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन पोजेसेस लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो मेनली अगर हम बात करें तो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है तीन चीज मिलकर बनी होती है। किससे? लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। ये तीनों चीजें पाई जाती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग अमाउंट में ये चीजें पाई जाती हैं। किसी किसी चीज में एक्स्ट्रा चीजें भी पाई जाती हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है सेल मेम्ब्रेन कंटेन द लिपिड बाइलेयर व्हिच इज द डायरेक्टली अटैच्ड टू द प्रोटीन लेयर। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, लिपिड की बाइलेयर होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है। और वो जो लिपिड बाइलेयर होती है वो किससे अटैच होती है? तो प्रोटीन से। अब यार क्वेश्चन आपको आया सेल मेम्ब्रेन में क्या लिपिड लेयर होती है या लिपिड बाई लेयर होती है? तो लिपिड बाई लेयर होती है। लिपिड की बस लेयर नहीं होती है, लिपिड बाई लेयर होती है, दो लेयर होती है और वो प्रोटीन से डायरेक्ट अटैच होती है। उसके वजह से अपना जो भी फंक्शन परफॉर्म करना था वो करती है। टोटल थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉम। अगर हम बात करें तो टोटल थिकनेस देखें सेल मेम्ब्रेन की तो 75 एंगस्ट्रॉम तक होती है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा होता है इंडोसाइटोसिस और चौथा है एक्सोसाइटोसिस। ये हमारे टोटल 4 पॉइंट है। इसके थ्रू क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ये सेल मेम्ब्रेन पे ऐसा मॉडिफिकेशन किया जाता है कि इसके थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? पैसिव ट्रांसपोर्ट। मेनी मोलिक्यूल कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायरमेंट। यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं ट्रांसफर किसके थ्रू होते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। उसमें क्या होता है? तो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें जो भी मॉलिक्यूल है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाएगी। जिसमें जिसकी अधिकता होगी वो कम की तरफ जाएगा। हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मान लीजिए यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो किस में जाएगा? लोअर में जाएगा। तो उसे बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही जाएगा। वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू द मेम्ब्रेन कॉल्ड डिफ्यूजन। और जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा उससे क्या बोलेंगे हम? उस प्रोसेस को बोलेंगे हम डिफ्यूजन। नेक्स्ट आता है सम कैरियर प्रोटीन आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड इट कॉल्ड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सेल मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन भी लगे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में। वो कोई भी एनर्जी नहीं लेते हैं और इजिली क्या करते हैं? हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें भी कोई जरूरत नहीं, एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फ्यू मोलिक्यूल्स आयन कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय यूजिंग द एनर्जी एटीपी। यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल तो उसके पैसिव थ्रू के हो जाते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ना तो डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जा पाते हैं और ना ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जा पाते हैं। इसलिए उनके लिए कौन सा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसमें क्या एनर्जी का यूज किया जाता है, यानी उस पर प्रोटीन होता है, प्रोटीन एनर्जी का यूज करती है और उसमें अपने मॉडिफिकेशन में चेंज करके उस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर पहुंचा देती है या सेल से बाहर पहुंचा देती है। जो भी वर्क करना होता है वो करती है। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें कहां तक ये होता है? ट्रांसफर होता है। तो इसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। पैसिव डिफ्यूजन में हमने जाना या पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने जाना कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक डिफ्यूजन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक ट्रांसपोर्टेशन होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप।
सोडियम पोटेशियम पंप होता है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल का आदान प्रदान होता रहता है। जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल सोडियम आयन बाहर जाता है तो 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम अंदर आता है। ठीक है, यही मेन इसकी प्रक्रिया होती है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कितने मॉलिक्यूल सोडियम के जाते हैं बाहर, तो 3 मॉलिक्यूल जाते हैं, और कितने अंदर आते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम के अंदर आते हैं। तो 3:2 का रेशियो होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आता है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस प्रक्रिया क्या होती है? इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या था, इन दिस प्रोसीजर बल्क अमाउंट ऑफ द सॉलिड लिक्विड मटेरियल ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, इस पोजीशन में बल्क अमाउंट में, बहुत ज्यादा ही अमाउंट में वाटर हो या फूड हो, उसकी सप्लाई होती है। जैसे क्या होता है इसमें, मेनली क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के पास बल्क अमाउंट में सॉलिड या लिक्विड मटेरियल आता है, उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बल्क स्ट्रक्चर आर फाउंड वेसिकल और बैग लाइक स्ट्रक्चर। मेनली क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, उस पर क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर बन के आया। जैसे फूड का ही मान लीजिए बैग लाइक स्ट्रक्चर बन के आया, अब वो क्या करेगा, उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो मेम्ब्रेन से क्या होगी, मेम्ब्रेन की तरह ही होगी। अब वो दोनों आके आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे, तो उससे जो मॉलिक्यूल था वो ट्रांसफर होकर किसमें चला गया, सेल के अंदर चला गया। तो इस प्रकार बैग लाइक या वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ट्रांसफर कर दिया जाता है। इजिली डिफ्यूज टू द सेल मेम्ब्रेन, और जो इजिली डिफ्यूज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और सेल को जितनी भी आवश्यकता होती है अमाउंट में उसको ले लिया जाता है। एक्सोथाइसोसिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि मान लीजिए अब सेल के, हमने तो सब चीज सेल के अंदर ला दी या सेल के बाहर ला, लेकिन मेनली सेल से बाहर क्या, वेस्ट मटेरियल को बाहर करना है। अभी बाहर किसके थ्रू होगा, तो वो होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में मेनली क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो भी बैग लाइक या स्ट्रक्चर बनाती है, और वो सेल से बाहर डिफ्यूज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग, उसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। इसमें भी बल्क अमाउंट में ही वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, आप लोग समझ रहे हैं, जब भी वेस्ट मटेरियल चला जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बना रहेगा, यानी सेल के भीतर जो भी बैलेंस बनना होता है वो बना रहेगा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। सेल जंक्शन हमने पढ़ लिया। सेल जंक्शन आप लोगों ने समझ लिया, 3 टाइप के सेल जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन होता है, एडरिंग जंक्शन या डेस्मोसोम बोलते हैं, और नेक्स्ट एक आता है गैप जंक्शन आता है, या उससे बोलते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन। अब इन्हें कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्यों बोला, क्योंकि गैप जंक्शन ही मेनली क्या करता है, कम्युनिकेट करने का काम करता है। ये दोनों भी करते हैं कम्युनिकेट का, लेकिन बहुत ही इनका माइन्यूट रोल होता है, इसलिए इसको कम्युनिकेटिंग नहीं बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, अगला हमारा टॉपिक क्या आएगा, तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवाइड कैसे होती है और सेल डिवीजन कितने टाइप्स का होता है उसे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।